सत्यार्थ एजुकेशन के इस चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। हम पीछे भी प्रोग्राम चलाए थे, दूसरे चैनल पे चलाए थे, कुछ कारणों से उसको बंद कर देना पड़ा था। उस पर वीडियो अपलोड नहीं होते, चैनल तो है पर अपलोड नहीं होते हैं। अभी सर के सानिध्य में इस पर चल रहा है बीईओ मुख्य परीक्षा और आरओ परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। तो इस पर फोकस किया जा रहा है कि बीईओ मुख्य परीक्षा के भूगोल के प्रश्नों को हम कैसे डील करें। और ये सबसे बड़ी समस्या इसको लेकर के है 125 शब्द, 50 शब्द और 25 शब्द। जो ये फॉर्मेट दे दिया है, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना होता है। हम लोगों को मुख्य परीक्षा देने में जो सबसे बड़ी सुविधा रहती है, पहले रहती थी कि 600 वर्ड्स में लगभग लिखना होता था, लेकिन आगे चल करके छोटा फॉर्मेट आया। पीसीएस मेंस की बात कर रहा हूँ या आईएएस मेंस की बात कर रहा हूँ, वो सिकुड़ करके छोटा हो गया और वहाँ पर भी कम से कम 150 शब्दों में, 250 शब्दों में लिखना होता है। तो इस तरह से वहाँ इसको और भी छोटा करना पड़ता है। अगर 250 वाले 250 शब्द वाले प्रश्नों को, अगर 10 प्रश्नों को लिखना है तो आप 250 में लिखेंगे तो बहुत सारा समय ले लेगा। इसके लिए हम इसको और छोटा कर लेते हैं और लगभग 200 में लिखते हैं या 175 में लिखते हैं। तो 175 से 200 के रेंज में रहता है। इसी तरह से 150 वाला है तो इसको भी 100 के आसपास लेकर के चलते हैं, 100 प्लस ही रखते हैं, पर 150 तो नहीं होता, ये संभव नहीं होता है। तो इसी तरह से ये इन शर्तों को यहाँ भी ध्यान में रखना है कि 125 शब्द और 50 शब्द और 25 शब्द वाले प्रश्नों में हम कैसे इसको बैलेंस करें। सबसे बड़ी बात होती है कि जीएस के टोटल पेपर में 40 प्रश्न पूछे जाने हैं और भूगोल एक मुख्य सेक्शन है। आप देखें, हालांकि जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें ये नहीं बताया गया है कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो जो आप एक परंपरा आयोग में एक परंपरा देखेंगे, एक नया शुरू हुआ है कि उसमें भूगोल को वेटेज दिया जा रहा है, भूगोल के प्रश्नों को वेटेज दिया जा रहा है। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए कि उन प्रश्नों को जब डील करें, उन प्रश्नों को लिखें तो कैसे ज़्यादा इफेक्टिव लिखें जिससे कि आप उन प्रश्नों से ज़्यादा अंक पा सके। तो इसके लिए कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है। भूगोल के प्रश्नों में 125 शब्द और 50 शब्द में ही जो जादूगरी है वो करना है। 25 शब्द में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन 125 शब्द और 50 शब्द को कैसे लिखें। तो जब भी 125 शब्द में अगर आप प्रश्न लिख रहे हैं तो ध्यान दें कि उस पर मानचित्र, मैप जरूर बनाएं। भारत, हमारे जो सिलेबस है उसमें भारत का ही भूगोल है, तो भारत से संबंधित अगर कोई भी जलवायु पूछ लिया, मिट्टी पूछ लिया, वन संपदा पूछ लिया, परिवहन पूछ लिया, ऊर्जा पूछ लिया, जो कुछ भी हो, तो उसमें आप कोशिश करें कि आप मैप बनाएं। और मैप भारत का ही बनाना है, वर्ल्ड का तो बनाना नहीं है, विश्व का बनाना नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि उनको मैप बनाने ही नहीं आता है, कभी अभ्यास नहीं किए हैं, कभी भूगोल से ज़्यादा उनका पाला नहीं पड़ा है। तो मैं एक ट्रिक बता देता हूं, सीधे सीधे आप अभ्यास कर लें। पहले परीक्षा में जाने से पहले ऊपर एम बनाए, नीचे एक लंबा सा वी बनाए, इधर भी इसको एम कह लें या डब्ल्यू कह लें, इस तरह से कर लें। और फिर इधर भी एक ऐसे कर लें, उल्टा सी बना दें, इसको मिला दें आड़ी तिरछी रेखाओं से। यह आपका भारत कुछ कुछ हो गया। जिसको बिल्कुल ही नहीं आता है उसके लिए ये है। अगर आप थोड़ा सा इस पर अभ्यास कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ये नुकीला ना रहने दीजिए, ऐसे कर दीजिए, हो गया आपका कश्मीर वाला हिस्सा। इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए तो ये गुजरात वाला हिस्सा हो गया, लगभग हो गया। तो इस तरह से आप प्रश्नों को लिखते समय अगर आपको मैप बनाने आता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो एम, डब्ल्यू, वी और सी के माध्यम से आप एक मैप तैयार कर सकते हैं और उसमें आवश्यक जानकारियों को भर सकते हैं। ये हो गया। दूसरी चीज,
कि आप अपने उत्तर के सपोर्ट में, उसके समर्थन में, वो चाहे 125 शब्द वाला हो चाहे 50 शब्द वाला हो, भूगोल या इकोनॉमी के प्रश्नों को जब डील करें तो उसमें आंकड़े जरूर दें। बिना आंकड़ों के भूगोल कंप्लीट नहीं होता। गोल मटोल बात करेंगे तो भूगोल के प्रश्नों में नंबर नहीं मिलते हैं, तो ये ध्यान रखें। अगर संभव हो, कई बार आर्थिक भूगोल से प्रश्न रहते हैं आर्थिक भूगोल, और आर्थिक भूगोल में सीधे सीधे आपको उसमें मानचित्र का भी प्रयास करें, आंकड़े भी जरूर डालें। और बहुत बार आंकड़े याद नहीं होते हैं, तो अगर कुछ जैसे परसेंटेज में आपको आंकड़े याद है तो आप पाई चार्ट बना लें। हो सकता है तो अपने प्रश्नों को फ्लो चार्ट में भी तब्दील कर लें। आपके पास समय नहीं बच रहा है और आप बात कुछ कहना चाहते हैं तो ऐसे फ्लो चार्ट से समझा दें, ग्राफ बनाएं। तो ये करके अपने उत्तर को अन्य की अपेक्षा और प्रभावी बना सकते हैं। भूगोल अब 125 शब्द ही लिखना है, ज्यादा शब्द लिखने की संभावना नहीं है। और प्रश्न मान लीजिए पूछ लिया कि भारतीय मानसून की प्रणाली बताएं, भारतीय मानसून प्रणाली की व्याख्या करें या उसके बारे में मुख्य पक्ष को बताएं। तो अगर भारतीय मानसून की प्रणाली पे अगर आप टिप्पणी करने लगे तो वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसलिए उसके जो 4-5 पक्ष हैं उन्हीं पक्षों पर ध्यान दें, ज्यादा इसको लंबा करने की कोशिश मत करें। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न पूछा था यूपीपीसीएस 18 के मेंस में, एक प्रश्न पूछा था कि किस प्रकार पर्वत, ज्वालामुखी और भूकंप एक ही परिघटना के परिणाम है। अब इसमें अगर इसकी व्याख्या करने लगी जाए तो बहुत लंबा चौड़ा ये प्रश्न हो जाएगा। मान लीजिए कि ऐसे ही प्रश्न अगर 125 शब्द में आ जाए, यही सेम वाला प्रश्न मेंस का है तो आ भी सकता है, तब आप उस परिस्थिति में क्या करेंगे, कैसे 125 शब्दों में समेटेंगे। तो इसके मुख्य पक्षों पर ही ध्यान दें। मैं कुछ बताऊंगा आगे चल करके, पहले इन नियमों को जान लीजिए। मुख्य पक्षों पर ही ध्यान दें। फिर उसके बाद से अगर कोई बात लिखें, जैसे यही प्रश्न को हल करना है, इसी प्रश्न के बारे में लिखना है, तो आप इसके सैद्धांतिक पक्ष की जरूर बात करें। और सैद्धांतिक पक्ष क्या है कि पर्वत, ज्वालामुखी, भूकंप कोई मान लीजिए एक प्रश्न ही पूछ दिया कि भारत में बहुत सारी नदियां हैं, या मुख्य रूप से कुछ नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो पश्चिम की सारी नदियां तो ज्यादातर पूर्व में बहती हैं, लेकिन 2 नदियां ऐसी हैं मुख्य रूप से जो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो उसका एक सैद्धांतिक पक्ष भी है, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत की बात भी उसमें करें। बिना प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अगर उस प्रश्न को हल करते हैं तो वो प्रश्न अधूरा है। तो इसलिए मान लीजिए एक प्रश्न पूछ दिया कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के नदियों के अपवहन प्रणाली में क्या अंतर है, दक्षिण भारत और उत्तर भारत के अपवहन प्रणाली में क्या अंतर है। तो उसमें आपको सैद्धांतिक पक्ष के रूप में एक लाइन ये जरूर पड़ेगा। तो इसी तरह से मुख्य पक्षों पर ही ध्यान दें और सैद्धांतिक पक्ष उसमें एक ही लाइन का जोड़े, लेकिन जोड़े जरूर। तो ये हो गया। दूसरी बात, भूगर्भिक समय सारणी होती है। इतने दिनों में तो उसको तैयार करना आसान नहीं है, लेकिन कुछ जैसे हिमालय की रचना पढ़े तो उसमें जैसे कहा जाता है तृतीयक कल्प, टर्शियरी एरा, उसकी बात होती है। तो ये एक टेक्निकल वर्ड है। तो भूगोल में कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, उनको ध्यान में रखना जरूरी है। तो जैसे कार्बोनिफेरस युग, मेसोजोइक युग, पैलियोजोइक युग, तृतीयक कल्प, इस तरह की बातें होती हैं। तो भूगर्भिक समय का जरूर प्रयोग करें अपने उत्तरों में। और जब भी आप कोई मटेरियल पढ़ें तो इस पर भी ध्यान दें। परीक्षक इन्हीं
टेक्निकल वर्ड्स पे ध्यान देते हैं कि आपके उत्तर में सैद्धांतिक पक्ष है कि नहीं, और इन सब टेक्निकल वर्ड्स का प्रयोग किया गया है कि नहीं, और मुख्य पक्ष पर ही नंबर मिलता है। आप एक ही पक्ष पर अगर ज़्यादा विस्तार कर देंगे तो फिर नंबर नहीं मिलता है। तो हम देखते हैं कुछ प्रश्नों को कि कैसे इसको डील करें। अब इसी में हम अगली चर्चा ये करते हैं कि हिमालय की संरचना पर प्रकाश डालें। मान लीजिए ऐसा प्रश्न आ गया, तो ऐसे में मैं फॉर्मेट बना दिया हूं, आप चाहें तो इसको 125 शब्द में लिख सकते हैं, 125 शब्द में, और चाहे तो 50 शब्द में भी इसको समेट सकते हैं, लेकिन बहुत इसमें कटौती करनी पड़ेगी। तो पहले देखते हैं कि 125 शब्द में इसको कैसे लिखें। देखिए, पूरे हिमालय की संरचना पर प्रकाश डालें, इसको 3 भाग में हमने बांट दिया है। 3 भाग में पहला भाग हमने रखा है कि इसमें पहला पैरा आपको बताना है हिमालय का विस्तार, दूसरा इसकी भूगर्भिकी, और तीसरा इसका विभाजन। पहला इसमें ये बताइए कि हिमालय का विस्तार कैसे है। तो सबसे पहले आपकी सबसे पहली लाइन होनी चाहिए कि यह भारत भूमि की उत्तरी सीमा पर स्थित है। इसका जो उत्तर से पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है, या पश्चिम से पूरब तक की लंबाई जो है, वो 2500 किलोमीटर में विस्तृत है लगभग में। इसका पश्चिमी छोर हिंदू कुश है जो पाकिस्तान में है, और इसका पूर्वी सिरा अराकान योमा है जो म्यांमार में है। इसको आप संक्षेप में कर सकते हैं, जैसे ऐसे लिखिए कि भारत भूमि की उत्तरी सीमा पर 2500 किलोमीटर लंबी या पर्वत श्रृंखला हिंदू कुश से लेकर के अराकान योमा तक फैली हुई है। हो गया आपका पहला लाइन। दूसरे लाइन में ये लिखिए कि हिमालय की रचना तृतीयक युग में हुई थी, या तृतीयक युग में हुई थी। कैसे हुई थी? तो गोंडवाना लैंड के प्रायद्वीपीय भारत खंड और लारेशिया जो कैंट द्वीप थे उस टाइम पैंजिया के टूटने से बने थे, उनका टकराव हुआ, और उस टकराव में टेथिस सागर में बहुत सारा मलबा जमा हुआ, जिसके कारण उसमें वलन उत्पन्न हुआ। दोनों प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से वलन उत्पन्न हुआ, फोल्ड उत्पन्न हुआ, और इस तरह से हिमालय की रचना हुई। तो ये आपकी भूगर्भिकी हुई। भूगर्भिकी को थोड़ा सा डिटेल समझ लीजिए। वो छात्र जिनका बैकग्राउंड भूगोल नहीं है वो देख रहे हैं इसको। शुरू में पृथ्वी कुछ ऐसी थी, और बीच वाला हिस्सा जो स्थल भाग था उसको कहा गया पैंजिया, और जो जल वाला हिस्सा था, जो जल मंडल था, उसको कहा गया पेंथालसा। कालांतर में इस पैंजिया में भ्रंशन हुआ, ये टूटा, 2 खंडों में टूट गया। तो एक जो खंड था इसमें जो दरार हुआ वो इस तरह से था, बीचों बीच से हुआ था, और इधर वाला हिस्सा कहलाया गोंडवाना लैंड, और इधर वाला हिस्सा जो उत्तर वाला हिस्सा था वो कहलाया लॉरेंसिया। ठीक है। इन प्लेटों में मूवमेंट था, गति थी, तो इस गति की वजह से आगे चल करके ये प्लेट इसी पृथ्वी पर ये चलते थे, इनमें एक मूवमेंट था, तो इनकी दिशा उत्तर पूर्व की ओर हो गई और इनकी दिशा पूरब दक्षिण की ओर हो गई। मतलब ऐसी स्थिति बनी कि एक इधर से आएगा, दूसरा इधर से आएगा। तो जब आए तो आगे चल करके इनमें एक, मान लीजिए इसको थोड़ा सा और हम विस्तार में देखते हैं, तो ये गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा है और ये लॉरेंसिया वाला हिस्सा है। तो इसका मूवमेंट इधर की ओर हो रहा है और गोंडवाना लैंड का हिस्सा इधर की ओर मूवमेंट इसका हो रहा है।
आगे चल करके जब ये पूरा गोंडवाना लैंड जब आगे बढ़ रहा था तो इसमें कुछ हिस्सा टूट गया, अलग हो गया, ऐसे हो गया। और यही उत्तर ये प्रायद्वीपीय भारत बना, और ये प्रायद्वीपीय भारत आगे बढ़ रहा था। ये मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सके। आगे बढ़ते बढ़ते अभी आप मैप में देखिएगा, एक जगह है रीयूनियन आइलैंड, रीयूनियन द्वीप। रीयूनियन द्वीप पर आप देखिएगा किसका अभी अधिकार है। आज के डेट पे ये रीयूनियन द्वीप है, और देखिएगा रीयूनियन द्वीप पर किसका अधिकार है, और कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दीजिएगा। तो रीयूनियन द्वीप पर जैसे ही आया तो इसकी कुछ रचना ऐसे थी कि मान लीजिए कि ये ऐसे चल रहा है और ये नीचे रीयूनियन द्वीप है। रीयूनियन द्वीप पहले से ही पड़ा हुआ है और इधर से ये प्रायद्वीपीय भारत आ रहा है। आने के बाद जैसे ही इसका पोजीशन इस पर होता है तो इसकी वजह से ऐसे ये फंस जाता है। रीयूनियन द्वीप का ऊपर वाला हिस्सा ये आइसलैंड पर फंस जाता है। और रीयूनियन द्वीप पहले से क्या है, तो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी में विस्फोट हो जाता है। इसका ऊपर वाला हिस्सा, मान लीजिए कि ये ज्वालामुखी है और ऐसे ये टकराया तो ऊपर वाला इसका कैप खुल गया और ज्वालामुखी फूट गई, इससे लावा बहने लगा। इस लावा के बहने से ये पूरा इस पर ये लावा फैल गया पूरा। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कारण है कि दक्षिण भारत की जो मिट्टी है उसमें फेरस की, लोहा की अधिकता पाई जाती है। वह काले प्रकृति की होती है, लाल रंग की होती है, पीली रंग की होती है। जैसे उत्तर भारत की जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ मृदा है, तो इसी तरह से दक्षिण भारत की मृदा क्यों नहीं है? उसका कारण, उसका उत्तर यही है कि रीयूनियन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी में विस्फोट होने की वजह से वो पूरे प्रायद्वीपीय भारत पर वो फैल गया था, जिसकी वजह से वहां की मिट्टी आज भी क्या है, काली है। ठीक है, ये इसके बाद से यह आगे बढ़ा। थोड़ा सा पॉज करिए सर। तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये जैसे ही ये ज्वालामुखी से भरा हुआ प्रायद्वीपीय भारत, ज्वालामुखी की लावा से भरा हुआ प्रायद्वीपीय भारत उत्तर और पूर्व की ओर आगे बढ़ रहा था। कुछ समय बाद कालांतर में आप देखेंगे कि इसका पोजीशन तब यहाँ पे हो गया और ये इधर से बढ़ता हुआ ही आ रहा था। ये आते हुए इसका पोजीशन कुछ इस तरह से हो गया। अब ये यहाँ पे आ गया है, इसका पोजीशन यहाँ पे है और ये आगे बढ़ गया है, यहाँ पे हो गया है। तो बीच वाला जो आप देख रहे हैं ये सागर का हिस्सा है, इसी को टेथिस सागर कहते हैं, टेथिस सागर। तो जब ये प्रायद्वीपीय भारत आगे बढ़ करके इसका पोजीशन कुछ इस तरह से है, देखिए ये वाला हिस्सा ये ज्यादा निकला है और ये वाला हिस्सा कम निकला है। मैं आपको उदाहरण के लिए ऐसे दे रहा हूं यहाँ पे कि ये कुछ ऐसे था, इसका आकार कुछ ऐसे था। प्रायद्वीपीय भारत का ये उत्तर पश्चिमी हिस्सा जहां आजकल अरावली है, वो वाला हिस्सा ज्यादा निकला था, क्योंकि तब भी अरावली थी उस समय। तो इसके अब यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा पहला टक्कर हुआ यहाँ पे, इधर की प्लेट से और इधर की प्लेट से पहला टकराव हुआ। और ये टकराव कहाँ हुआ? आज का जो द्रास सेक्टर है, आप कई बार थल सेना की कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं जम्मू कश्मीर में, तो वहां पे आप द्रास का नाम सुनते होंगे। तो आज जहां द्रास है, द्रास सेक्टर, वहां पर पहला टकराव हुआ और इस पहले टकराव की वजह से हिमालय में एक वलन पड़ा और हिमालय का जो महा हिमालय है उसका जो वाला हिस्सा, अंतिम वाला हिस्सा हुआ था, वहां पे टकराव हुआ, वहां पे एक वलन पड़ा और उस वलन की वजह से काराकोरम
काराकोरम श्रृंखला का निर्माण हुआ। काराकोरम श्रृंखला। तो अब संक्षेप में अगर कहें तो प्रायद्वीपीय भारत लगातार उत्तर की ओर बढ़ रहा था और लॉरेंसिया अपनी जगह पर रुका हुआ था, और इस तरह से वलन पड़ता गया। लगातार दोनों पर्वत आपस में ऐसे टकरा रहे थे, तो टकराने की वजह से वलन पड़ता था और एक पर्वत की उत्पत्ति होती थी। तो इसी तरह से पहले वलन से महाहिमालय की उत्पत्ति हुई। ये महाहिमालय फिर कुछ दिन के लिए कार्रवाई रुक गई। फिर थोड़े दिन बाद क्या मतलब बहुत समय, मिलियन वर्ष लग जाते थे उसको आगे बढ़ने में। फिर वो आगे बढ़ता था और फिर दूसरे रेंज की शुरुआत हुई। तो मध्य हिमालय ये वाला सीरीज है, फिर ये महाहिमालय, और दोनों के बीच एक गैप है। ये आप ब्रेकिंग लाइन डॉट डॉट से इस आप देख रहे हैं, ये जो है ये भ्रंश था, दोनों के बीच में फॉल्ट था। वो फॉल्ट जो था उसका नाम था मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट का मतलब ये है, या मुख्य मध्य भ्रंश का मतलब ये है कि महाहिमालय और मध्य हिमालय के बीच में एक फॉल्ट है, एक दरार है। अच्छा, फिर कुछ दिन बाद ये प्रक्रिया शुरू ही रही और फिर अगला वलन पड़ा तो उससे शिवालिक का निर्माण हुआ। तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में ये मुख्य सीमा भ्रंश या मेन बाउंड्री फॉल्ट है, आज भी है। और आज भी ये प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा है, जिससे शिवालिक तो बढ़ ही रहा है और अगले समय में अभी उत्तर भारत मैदान के ऊपर भी कुछ पर्वत बनेंगे आगे भविष्य में, यही इसका भविष्य है। तो उत्तर भारत और शिवालिक के बीच में भी एक भ्रंश है, उस भ्रंश का नाम है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट या हिमालय बाह्य भ्रंश। तो आप जब मैप बनाए 125 वर्ड्स में, तो इसको आप जरूर बनाएं, इसको बना देंगे और ये लिख देंगे तो आपकी भूगर्भिकी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। ये तो हमने समझाने के लिए लिखा, लेकिन आपको इसमें 3 ही पॉइंट लिखना है कि ये गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया के टकराव की वजह से, टेथिस सागर में मलबा जमा होने की वजह से तृतीया की युग में निर्मित हुआ। ठीक है, इसका 3 हिस्सा है, मध्य हिमालय। आगे देखते हैं इसके विभाजन में। अब आप अगला अपने उत्तर का अंतिम पैराग्राफ में बताइए कि ये कैसे विभाजित हुआ है। तो बताइए कि इसका विभाजन हम 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूर्व से पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण में मतलब ऐसे आप बताइए कि सबसे उत्तरी सिरा मध्य हिमालय है, उसके बाद वाला सबसे उत्तरी सिरा महाहिमालय है, उसके बाद वाला मध्य हिमालय है और सबसे अंतिम वाला शिवालिक हिमालय है। ये बना दीजिए ग्राफ और उसमें इन बातों को लिख दीजिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट बताइए पूर्व से पश्चिम, मतलब आप भारत को देखेंगे तो गुजरात के साइड से लेकर के, गुजरात राजस्थान की तरफ से लेकर के इधर अरुणाचल प्रदेश तक, तो इसकी शुरुआत तो हो जाती है पाकिस्तान से ही, पाकिस्तान के हिंदू कुश से, सिंध प्रांत से, उधर से होती है। लेकिन हमें भारत में ही दिखाना होता है हिमालय की संरचना में, तो आप कश्मीर से शुरू करिए, कश्मीर हिमालय, फिर उत्तराखंड में भी है, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश एक साथ आ जाता है, उत्तराखंड हिमालय, सिक्किम हिमालय और अरुणाचल हिमालय में ये बटा हुआ है। अरुणाचल हिमालय में एक सिंटैक्सियल बैंड की लेता है हिमालय और अराकान योमा की तरफ से ऐसे करके ये मुड़ जाता है और वो सीरीज म्यांमार तक चली जाती है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को डील कर सकते हैं। आगे हम प्रश्न और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमने 125 में देखा, फिर अब 50 में देखते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है काफी लंबा चौड़ा है और अगर 600 शब्दों में भी लिखें तो ये समेटने में नहीं आएगा, लेकिन आमतौर पे मैंने पीसीएस मुख्य परीक्षा में देखा है कि बहुत सारे प्रश्नों को जो 250 में पूछे जाने चाहिए वो 150 में पूछते हैं, जो 150 में पूछे जाने चाहिए वो 250 में पूछते हैं। तो ऐसे मामले में अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए और आपके बीईओ की मुख्य परीक्षा में अगर ये प्रश्न पूछ दे कि भारतीय मानसून के कारकों को बताइए, तो कारक तो बहुत सारे हैं, मुख्य रूप से 5 छांट लीजिए कोई भी और लिख दीजिए ये 5।
कि पश्चिमी जेट, पूर्वी जेट व तिब्बत, सोमाली जेट, अल नीनो और द्वितीय विश्व दाब केंद्र। बस ये 5 हो गया। अगर इनके बारे में आप जानते हैं तो एक एक लाइन बता दीजिए, वरना छोड़ दीजिए, इतने से भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि आपको हो सकता है कि ये प्रश्न अगर आ जाए तो उसको आप कैसे कुछ कुछ लिख दें। तो पश्चिमी जेट की बात करते हैं कि ये कैसे होता है। आमतौर पे आप देखें तो हम एक मैप बना लेते हैं वर्ल्ड का। चलिए अमेरिका को छोड़ते हैं। तो हमने देखा ये हम बना लेते हैं। आपका बनाना कुछ जरूरी नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। ये अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, ये आपका इंडिया है, और ये आप देख रहे हैं भूमध्य सागर। तो जो पश्चिमी जेट है उसका यहां से ही संबंध है। आप जानते हैं कि जो हवा होती है, हवा वो हाई प्रेशर के किसी केंद्र से लो प्रेशर की ओर चलती है। हाई प्रेशर के किसी केंद्र से लो प्रेशर की ओर चलती है। आप गर्मी के दिनों में देखेंगे कि भारत भूमि काफी तप्त रहती है, इसलिए उत्तर भारत पे यहाँ पे लो प्रेशर होगा, और भूमध्य सागर, इसकी तुलना में भूमध्य सागर पर हाई प्रेशर होगा। तो एक जेट धारा एकदम ऊपर ऐसे चलने शुरू कर देती है, और जब ये हाई प्रेशर से उठने वाली एक हवा, जेट धारा जब आगे चलती है तो अपने साथ ये नमी लेकर के चलती है। लेकिन आगे रास्ते में इसको मिल जाता है दस्ते कबीर और दस्ते लूट, जो ईरान में रेगिस्तान है। लेकिन ये यहाँ पे अपनी नमी कुछ कम कर देती है, लेकिन फिर भी कुछ नमी बची रहती है और ये आगे चलती है। जैसे यह हिंदू कुश से टकराती है, इसका बाइफर्केशन, विशाखन हो जाता है, और एक शाखा उत्तर भारत में चलती है और दूसरी शाखा हिमालय के उत्तर में चलती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है और ये तिब्बत का पठार इधर गर्म होने लगता है, तो ये शाखा भी इधर लुप्त हो जाती है और पूरी शाखा इधर चलने लगती है। अब ये लो प्रेशर यहाँ पे हो गया, और इसकी तुलना में यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया। तो इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है, और यह अपने साथ नमी लेकर के जाती है, और यहाँ पे काफी मात्रा में वर्षा होता है। ये एक कारण है भारतीय मानसून का। तो एक कारण आप सीधे सीधे आप बस इतना लिख सकते हैं कि पश्चिमी जेट, ऐसे हेडिंग डालिए और लिखिए कि भारतीय मानसून को उत्प्रेरित करने में पश्चिमी जेट शाखा का अधिक महत्व होता है। बस हो गया। पूर्वी जेट व तिब्बत, आप इसको समझिए यहीं से हल्का सा। गर्मी का दिन है, आप मान लीजिए कि मई या जून का समय है, जून 15 जून के बाद का, और तिब्बत का पठार यहाँ पे गर्म हो गया है, इसलिए लो प्रेशर है। इसकी तुलना में यहाँ पे भूमध्य सागर में सोमाली के पास मस्करीन हाई बेसिन है, जहाँ पर हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चल देती है, और नीचे नीचे फिर यहाँ पे हवा ऊपर उठ जाती है, और फिर यहाँ पर आकर के गिरती है। तो एक साइकिल बन जाता है। इसलिए यहाँ से हाई प्रेशर चलने वाली हवा अपने साथ नमी लेकर के जाती है और भारत भूमि पे वर्षा कराती है। तो एक ये कारण हो गया। तो आप संक्षेप में लिखिए कि पूर्वी जेट की उत्पत्ति तिब्बत पठार के गर्म होने से होती है, जो भारतीय मानसून को उत्प्रेरित करने का काम करती है। दूसरा कारण हो गया सोमाली जेट। सोमाली जेट यहाँ पे सोमालिया है, आप समझ रहे हैं, इथोपिया, सोमालिया। तो यहाँ पे गर्मी के समय में सोमाली पर लो प्रेशर हो जाएगा, चूंकि जमीन है इसलिए लो प्रेशर हो जाएगा। और इधर से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के डार्विन से हाई प्रेशर हो जाएगा। अब यहाँ से एक हवा चल देती है अपने साथ नमी लेकर के,
लेकिन यहाँ पर इसका बाइफरकेशन हो जाता है, द्विशाखन हो जाता है, और फिर एक हवा इसके साथ, इसी के साथ मस्करीन हाइब्रेशन वाली के साथ चल देती है, और फिर ये मजबूत हो जाता है और मानसून को उत्प्रेरित करता है, और एक शाखा इधर चली जाती है जो आगे चल करके कमजोर हो जाती है। हो गया तीसरा कारण। अल नीनो। अल नीनो की परिघटना भी भारतीय मानसून को कमजोर करती है, आमतौर पे 4 वर्ष में आती है। इसके फेनोमेनन में हम नहीं जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। फिर अगला है द्वितीय विषुवत दाब केंद्र। द्वितीय विषुवत दाब केंद्र के बारे में ये बताना चाहिए कि आमतौर पर आईटीसीजेड की जो रेखा होती है या भूमध्य सागर की जो रेखा होती है, तो जून के समय में होता क्या है कि जून के समय में इस हिंद महासागर में 2 तरह के दाब बन जाते हैं। 2 दाब, लो प्रेशर केंद्र या निम्न दाब केंद्र, एक ये और एक ये। फर्स्ट वाला ये, सेकेंड वाला ये। तो निम्न दाब केंद्र, और ये समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं। जरूरी है, मतलब भारतीय मानसून को उत्प्रेरित करने के लिए जरूरी है कि ये दोनों एक साथ बढ़े, भारत भूमि पर दोनों एक साथ जाए। इसका पोजीशन ये हो जाए और लो प्रेशर का भी पोजीशन ये हो जाए, तो दोनों साथ चल देते हैं। आप समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि दोनों साथ तो चल देते हैं, लेकिन एक पोजीशन ऐसा होता है कि ये लो प्रेशर यहां गुजरात के आसपास चला जाता है, और सेकंड वाला भी पश्चिम बंगाल की भूमि पर, उड़ीसा की भूमि पर चला जाता तो है, लेकिन एक सप्ताह के बाद फिर वो वापस लौट आता है। इससे होता क्या है कि जो द्वितीय विषुवत दाब केंद्र होता है वो कमजोर पड़ जाता है। इसे वो कहते हैं द्वितीय विषुवत दाब केंद्र, मतलब सेकेंड इक्वेटोरियल ट्रफ। तो ये कमजोर पड़ जाता है, और इस कमजोर होने की वजह से अचानक से मानसून ठिठक जाता है। आप ये महसूस भी करते होंगे कि होता क्या है कि अचानक से मानसून आया, खूब मूसलाधार वर्षा हो रही है, और अचानक से एक सप्ताह तक बादल पूरे छाए हैं लेकिन वर्षा नहीं हो रही है। तो यही कारण है। तो आप इतना बता करके और आपकी बात खत्म। संक्षेप में बस 5 ये कारक लिख दीजिए और बात खत्म हो गई। इतना बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, एक एक लाइन हो गया, तो ये 50 शब्दों में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब 25 शब्दों वाला भी देखते हैं। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए आज है कि निम्न पर 25 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। तो भूगोल के इस सेक्शन से हम देख रहे हैं लोकटक झील, पेंगोंग त्सो झील और काली मिट्टी, ये 3 पर अगर टिप्पणी लिखने को आ गया तो आप समझिए इसको कैसे लिखेंगे। चूंकि हम भूगोल के प्रश्नों को डील कर रहे हैं तो लोकटक झील का राजनीतिक महत्व भी है, लेकिन हम उस मामले में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इतना लिख रहे हैं कि लोकटक झील का क्या है, कैसे लिखेंगे कि मणिपुर में स्थित है, आर्द्र स्थल या रामसर स्थल है, या अपने फुमडिस और डांसिंग डियर के लिए जाना जाता है। फुमडिस पर डांसिंग डियर होते हैं। वहां पर होता क्या है कि लोकटक झील है, और लोकटक झील में कई तरह के शैवाल होते हैं, वो तैरते रहते हैं। उन शैवालों पर मिट्टी जम जाती है और फिर उस पर और वनस्पतियां जम जाती हैं, तो बहुत बड़ा बड़ा द्वीप हो जाता है। कई बार ये क्या होता है कि ये किनारे आकर के लग जाते हैं, ऐसे किनारे लग जाते हैं। मान लीजिए किनारे लग गए तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार के हिरण पाए जाते हैं, वो इस पर आ जाते हैं और वो थोड़ा जंप करते हैं इस पर, चूंकि जंपिंग होगा ही उत्प्लावन बल के कारण। तो इस जंपिंग की वजह से जो दूर से देखने वाला होता है तो जैसे लगता है कि वो डियर, वो जो हिरण है वो डांस कर रहा है, इसलिए उसको डांसिंग डियर कहते हैं। और जो ये द्वीपनुमा रचना बनती है उसको फुमडिस कहते हैं। तो आप 20 शब्दों में 25 शब्दों में आपको लिखना हो तो बस लिखिए कि मणिपुर में स्थित यह एक झील है जो आर्द्र स्थल है या रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है। इसमें एक फुमडिस पाया जाता है, फुमडिस पाया जाता है और जिस पर डांसिंग डियर पाया जाता है। बस हो गया। अगला मान लीजिए पेंगोंग त्सो झील लिखना है, तो क्या लिखेंगे कि 4500 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में स्थित है, लवण युक्त झील है। वैसे तो आप इस पर लिखने को तो बहुत लिख सकते हैं कि अब भारत और पाकिस्तान चीन के बीच विवाद का कारण भी है, लेकिन ये आप
भौगोलिक टिप्पणी कर रहे हैं, राजनीतिक नहीं, तो इसलिए हम अपने को यहीं तक सीमित रखेंगे। और इसके भौगोलिक जानकारी जो है आप और जोड़ सकते हैं। लेकिन 3 बातें इसमें हो गई। हिमालय में स्थित है, 4500 मीटर की ऊंचाई पर है, लवणयुक्त है। काली मिट्टी पर मान लीजिए हो गया, तो इसका जियोग्राफिकल एरिया बताइए। ये गुजरात महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें इस मिट्टी में लोहा की अधिकता पाई जाती है, जिससे इसका रंग काला होता है। और यहाँ पर कपास की खेती अधिक होती है। तो 3 पॉइंट हो गया। तो इस तरह से ये 25 शब्दों में कम से कम बातों को 2 लाइन में आप लिख देंगे, तो ये 25 शब्दों को भी हम डील कर ले जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा 125 शब्द, 50 शब्द और 25 शब्द। इन 3 फॉर्मेट में ही क्वेश्चन को आपको लिखना है और इसी तरह से और भी आप देखेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।